हाय, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक क्या है। इंट्रोडक्शन टू टेक्निकल एनालिसिस पार्ट 2। तो ये मेरा खुद का बहुत फेवरेट टॉपिक है जो मैं आपको आज समझाऊंगा। इस टॉपिक को आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये टॉपिक अगर आप स्टॉक मार्केट में रहे तो ये अंत तक काम आने वाला है। ये मेरा क्या कुछ समय बाद आपका भी फेवरेट बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले डाउ थ्योरी। टेक्निकल एनालिसिस शुरू करने से पहले हम सबसे पहले डाउ थ्योरी पढ़ेंगे, उसका महत्व जानेंगे कि क्या है स्टॉक मार्केट में, टेक्निकल एनालिसिस में डाउ थ्योरी का क्या हिस्सा है। डाउ थ्योरी। द डाउ थ्योरी हैज़ ऑलवेज बीन अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस। द डाउ थ्योरी was used extensively even before the western world discovered candlesticks। तो डाउ थ्योरी जो है वो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है टेक्निकल एनालिसिस का, और ये शुरू तब हो गई थी जब वेस्टर्न वर्ल्ड ने कैंडलस्टिक भी डिस्कवर नहीं की थी। तो ये इतनी पुरानी थ्योरी है। In fact, even today, Dow theory are being used. In fact, traders blend the best practice from candlesticks and Dow theory. आज भी ये डाउ थ्योरी यूज़ होती है और आज भी लोग इससे अच्छा खासा मुनाफा कमा करके जाते हैं। तो डाउ थ्योरी इतनी इफ़ेक्टिव है। हम आगे पढ़ेंगे डाउ थ्योरी कैसे काम करती है और इसे हमें कैसे यूटिलाइज करना है, हम कैसे पैसे कमाएं डाउ थ्योरी के साथ। द डाउ थ्योरी वॉज इंट्रोड्यूस्ड to the world by Charles H. Dow. This also founded the Dow Jones Financial News Service, Wall Street Journal. During his time, he wrote a series of articles starting from 1900s, which in the later years was referred to as the Dow theory. Much credit goes to William P. Hamilton, who complied these articles with relevant example over period of 27 years. Much has changed since the time of Charles Dow, and hence there are supporters and critics of Dow theory. तो कुछ लोग सहमत भी हैं डाउ थ्योरी के साथ और कुछ लोग नहीं भी हैं। मैं आज आपको सिखाऊंगा कि डाउ थ्योरी कैसे काम करती है। हो सकता है आप में से भी कुछ सहमत हो और कुछ ना हो, बट लेकिन हमें नॉलेज होना हर चीज़ की ज़रूरी है। सबसे पहले मैंने जो पॉइंट सबसे पहले रखना था, द मार्केट जो प्राइस है डिस्काउंट एवरीथिंग, जो हम पिछले टॉपिक में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हमने पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं द प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग, तो इसलिए मैंने पार्ट 2 से शुरू किया। इसमें द मार्केट हैज़ 3 ट्रेंड्स। मार्केट के 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। पहला प्राइमरी ट्रेंड। प्राइमरी ट्रेंड इज़ द मेजर ट्रेंड विच लास्ट मोर देन ईयर एंड लास्ट अप टू सेवरल ईयर्स। प्राइमरी ट्रेंड क्या होता है? ये सबसे मेजर ट्रेंड है। हम बेसिकली इसी की स्टडी आगे करेंगे कि प्राइमरी ट्रेंड कैसे कितना लास्ट करता है और क्या क्या इसके अलग अलग स्टेजेस हैं। तो पहले तो ये 1 साल से ज़्यादा और कई सालों तक ये प्राइमरी ट्रेंड रहता है। सेकेंडरी ट्रेंड। सेकेंडरी ट्रेंड इज़ एन इंटरमीडिएट ट्रेंड एंड कैन लास्ट फ्रॉम 3 weeks to 3 months, retracing from 1/3 to 2/3 of previous trend movement। अब जो सेकेंडरी ट्रेंड है वो ऐसा इंटरमीडिएट ट्रेंड है जो 3 हफ्ते से लेकर 3 महीने तक रहता है। लास्ट माइनर ट्रेंड। माइनर ट्रेंड रिप्रेजेंट्स शॉर्ट टर्म मूवमेंट एंड इट यूजुअली लास्ट लेस देन 3 weeks। अब जो माइनर ट्रेंड आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, जो कम समय के लिए होता है, और ये ट्रेंड 3 हफ्तों से भी कम के लिए होता है। अब ट्रेंड है कहीं भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, अप ट्रेंड नीचे भी हो सकता है, डाउन ट्रेंड और साइड में भी हो सकता है, साइड वे ट्रेंड। तो ये तीनों ट्रेंड, ये अलग अलग जो ट्रेंड के नाम है वो है प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड और माइनर ट्रेंड। हम अब पढ़ेंगे प्राइमरी ट्रेंड क्या होता है। ओके, सो प्राइमरी ट्रेंड हमें पता लग गया कि 1 साल से ज़्यादा जो ट्रेंड लास्ट करे उसको हम बोलते हैं प्राइमरी ट्रेंड, और इसके 3 फेजेस होते हैं, एक्यूमुलेशन फेज, पार्टिसिपेशन फेज और डिस्ट्रीब्यूशन फेज। अब ये तीनों फेज क्या होते हैं चलिए देखते हैं। एक्यूमुलेशन फेज, द फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर व्हेन दे एंटर द मार्केट टू बाय और सेल स्टॉक्स, फीलिंग द चेंज इन द करेंसी मार्केट डायरेक्शन।
अब एक्यूमुलेशन फेज क्या होता है? जब कोई इन्वेस्टर आता है, बाय करता है स्टॉक को या सेल करता है और ट्रेंड एकदम से पलट जाता है उसके बाद। अब मैं आपको एग्जांपल दूं, ये ज़्यादातर जो फेज़ है एक्यूमुलेशन फेज़ होता है, ये डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड के बाद आता है। आपको एक डायग्राम दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए, इधर आया, इधर डाउन ट्रेंड आया, ये एक्यूमुलेशन फेज़ आया, मतलब ये साइडवे एक तरह से मूव करने लग गया। एक्यूमुलेशन फेज़ में इन्वेस्टर सोचता है अब जो ये ट्रेंड इतना, ये डाउन ट्रेंड एकदम से नीचे आया, अब ये जब एक्यूमुलेशन फेज़ में आ गया है तो चांसेस हैं कि वो फिर से ऊपर चला जाए। नेक्स्ट, पार्टिसिपेशन फेज। इन दिस फेज मोर इन्वेस्टर्स एंटर मार्केट, इकोनॉमिक न्यूज़ ब्रिंग पॉजिटिव सेंटिमेंट एंड दिस रिजल्ट इन हायर और लोअर प्राइस इन द मार्केट। अच्छी न्यूज़ आनी शुरू हो जाती है और जो रिजल्ट है वो स्टॉक प्राइस पर दिखना शुरू हो जाता है। तो देखते हैं, एक्यूमुलेशन फेज आ गया, जब ये ख़त्म होता है फिर पार्टिसिपेशन फेज आना शुरू होता है। ये इधर ख़त्म हो गया एक्यूमुलेशन फेज। उसके बाद क्या हुआ, जो ट्रेंड था वो बदल गया। अगर डाउन ट्रेंड था, एक साइडवे कंसोलिडेशन आया, फिर ऊपर चलना शुरू हो गया, जिसको हम बोलते हैं पार्टिसिपेशन फेज। पार्टिसिपेशन फेज नेम से क्लियर हो रहा है कि ज़्यादातर लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं अच्छा मुनाफा कमाने के लिए। थर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन फेज। इन दिस फेज economic condition and news reach their peak resulting in great speculation. Public participation increases. At this stage, informed investors book profit and exit. Distribution phase मतलब जब हम टॉप पर पहुंच जाए, पहले तो डाउन ट्रेंड आया, फिर एक्यूमुलेशन फेज हुआ, फिर पार्टिसिपेशन फेज हुआ, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन फेज। जब एक पीक बना ले मार्केट, जब एकदम टॉप पर चला जाए, तब यहाँ पर लोग प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर प्रॉफिट बुक करते हैं तो एकदम से फिर नीचे को गिर जाता है, मतलब ट्रेंड फिर से चेंज हो गया। पहले डाउन ट्रेंड आया, फिर एक्यूमुलेशन फेज आया, फिर डिस्ट्रीब्यूशन फेज आया, फिर पार्टिसिपेशन फेज आया, फिर डिस्ट्रीब्यूशन फेज आया, फिर उसके बाद ट्रेंड एकदम से फिर से चेंज हो गया। तो ऐसे ये प्राइमरी ट्रेंड है, ये 3 फेज अलग अलग करता है, एक्यूमुलेशन, पार्टिसिपेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फेज। एक मैं चीज़ और बताना चाहता हूँ डाउ थ्योरी के बारे में ही। चार्ल्स एच डाउ ने जो बताई थी, यस ये रही, चार्ल्स एच डाउ ने जो बताई थी, उन्होंने ये कहा था, एक उनका कोट है, उन्होंने ये कहा था कि जो स्पेक्यूलेटर्स होते हैं वो कभी पैसा नहीं कमा सकते स्टॉक मार्केट में, क्योंकि वो स्पेक्यूलेट कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि अब नीचे गिर गया, अब इतना हो सकता है, अब इतना कर सकता है, इतना ऊपर चले जाएगा, इतना नीचे चले जाएगा। वो एक टिप्पणी कर रहे हैं, खुद की टिप्पणी कर रहे हैं, इतना चला गया, उतना चला गया, न्यूज़ इधर उधर से सुन करके बता रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वो लोग पैसा नहीं कमा सकते। पैसा ऐसा किसके कमाने के चांसेस हैं? कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके कमाने के चांसेस हैं? वो जिसको चार्ट देखने अच्छी तरह आते हैं, जिसको अच्छी तरह चार्ट देखने आते हैं, वो ही एक्चुअल में पैसा कमा सकता है। और पैसा ऐसे नहीं हम सोच रहे कि एकदम से हम करोड़पति बन जाएंगे। एकदम से करोड़पति कोई भी नहीं बन सकता। हम बाकी एसेट क्लास के मुकाबले अच्छा पैसा स्टॉक मार्केट में बना सकते हैं। प्रॉपर्टी, एफडी या फिर अलग अलग जितने भी एसेट क्लास हैं, हम उससे कंपैरेटिवली स्टॉक मार्केट में अच्छा पैसा बना सकते हैं अगर हमें चार्ट पढ़ना अच्छी तरह से आ गया तो। नेक्स्ट, वॉल्यूम। द वॉल्यूम्स मस्ट गो विद द ट्रेंड and confirm along with price. In an uptrend, the volume must pick up during rallies and fade during secondary correction. Similarly, in downtrend, volume must pick up during declines and fade during secondary recoveries. वॉल्यूम का साथ देना ज़रूरी है। आपको पिछली वीडियो में मैंने बता चुका हूँ वैसे ये पॉइंट, बट फिर दोहरा रहा हूँ कि जब अप ट्रेंड आता है तब वॉल्यूम का बढ़ना भी होना चाहिए। अब अगर कोई चीज़ बढ़ रही है, अगर अच्छे वॉल्यूम से बढ़ रही है तो फिर तो ठीक है, तो फिर अच्छी बात है। और अगर सपोज करो थोड़ी सी करेक्शन आती है, कभी भी कोई चीज़ एकदम से ऊपर नहीं जाती। मैंने आपको क्या कहा था, ऊपर जाती है करेक्शन आती है, ऊपर जाती है करेक्शन आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर करेक्शन हल्की सी आती है। वैसे ही वॉल्यूम होना चाहिए। ऊपर जा रही है तो वॉल्यूम भी अच्छा ऊपर जाना चाहिए। जब शेयर प्राइस नीचे आ रहा है तब वॉल्यूम भी थोड़ा नीचे आए।
जब ऊपर जा रहा है फिर वॉल्यूम भी वैसे ही काम करे। और डाउन ट्रेंड में क्या होता है, जब कोई भी चीज़ नीचे आ रही है, अब लेट्स से इधर से नीचे आ रही है तो वॉल्यूम भी उसका नीचे आना चाहिए, फिर हल्का सा ऊपर जाता है, फिर मतलब वॉल्यूम भी हल्का सा नीचे को ही आए। सॉरी, वॉल्यूम पहले शेयर प्राइस नीचे आया, वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। शेयर प्राइस नीचे आया, वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। हल्का सा शेयर प्राइस ऊपर गया, वॉल्यूम घटना चाहिए। फिर शेयर प्राइस नीचे आया, वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। मतलब जो भी ट्रेंड के साथ चल रहा है, अगर वॉल्यूम उसके साथ उसका साथ देता रहे ट्रेंड का, तो मतलब ट्रेंड कंफर्म है, ट्रेंड यही चलेगा कुछ समय के लिए। उसके बाद रिवर्सल अकर्स। पहले तो हम एक और चीज़ आपको बता देता हूँ वॉल्यूम के साथ साथ। जब भी कोई ट्रेंड आता है तब सारे इंडाइसेस या इंडेक्स चलते हैं। अब इंडाइसेस और इंडेक्स आपको मैं पहले बता चुका हूँ क्या होते हैं, फिर से बता देता हूँ। अलग अलग इंडाइस, अलग अलग इंडेक्स, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, जब बूम आता है तब सबका बूम आता है। अब पिछले साल एकदम अप ट्रेंड आ गया, अप ट्रेंड आया ना पिछले साल, हम चेक करते हैं कि सारे स्टॉक बढ़ गए या फिर कोई ऐसा सेक्टर है जो नहीं बढ़ा, वो हम चेक करते हैं। लेट्स से हम एग्जांपल पहले लेकर के चलते हैं। सबसे बड़ी कंपनी, जो सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस, उससे बड़ी कंपनी कोई है ही नहीं स्टॉक मार्केट में, इंडिया के स्टॉक मार्केट में। रिलायंस शेयर प्राइस एक साल पीछे गए, ये देखो, आपको मैं जब दिखाता हूँ जब डाउनफॉल आया था, ये रहा 1055, इसका शेयर 27 मार्च को था और अब ऑलमोस्ट 96% बढ़ गया है। मतलब ऑलमोस्ट 2 गुना रिलायंस बढ़ गया है। इतनी बड़ी कंपनी 2 गुना बढ़ गई। मतलब लार्ज कैप है वो सब चला है। अब मिड कैप देखते हैं, फॉर एग्जांपल माइंट्री। इसका अगर देखें तो ये देखो क्या बढ़िया मूव आया है। 700 वाला 2500 के आसपास चला गया। ऑलमोस्ट 3 से 4 गुना के आसपास पैसा लोगों का बना है मिड कैप में। 3-4 गुना पैसा बनना बहुत बड़ी बात है। अब कोई स्मॉल कैप के एग्जांपल लेकर के चलते हैं। लेट्स से हम लेते हैं SAKS सॉफ्ट की। उसका अगर एक साल पहले देखें, ये रहा जब डाउन आता, 130 और 140 वाला कितना पहुंच गया, ऑलमोस्ट 627 का। मतलब 4 से 4.5 गुना का पैसा बना है लोगों का। इसका क्या मतलब हुआ, जब भी कोई अप ट्रेंड आता है हर स्टॉक चलता है, चाहे वो लार्ज कैप हो, चाहे वो मिड कैप हो, चाहे वो स्मॉल कैप हो, हर सेक्टर, हर स्टॉक बूम करता है। नेक्स्ट, रिवर्सल अकर्स। Market trends continues in motion despite any noise in the market. For example, during an upward trend, a temporary trend reversal is possible, but the market continues to move in upward direction until a clear reversal happen in the market. अपवर्ड डायरेक्शन में अगर कोई जा रहा है, कोई भी स्टॉक हल्का सा नीचे को आ जाए, उसको हम डाउन ट्रेंड नहीं कहेंगे, बट अगर एकदम से नीचे को गिरना शुरू हो जाए उसको हम डाउन ट्रेंड कहेंगे। एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। ये देखो, नीचे को गिर रहा था, पहले एकदम से गिर रहा था, ये मतलब डाउन ट्रेंड चल रहा था। इधर से एकदम से ऊपर चल गया तो ये अपवर्ड ट्रेंड हो गया। ये देखो, ये ऊपर गया फिर हल्का सा नीचे आया। अब इसको डाउन ट्रेंड तो नहीं कहेंगे, ऑब्वियसली इसको डाउन ट्रेंड हम नहीं कहेंगे। फिर ये ऊपर गया, फिर हल्का सा नीचे आया और फिर से ऊपर गया। अल्टीमेटली जो स्टॉक है या सेक्टर है वो ऊपर ही जा रहा है, इसको हम अप ट्रेंड कहेंगे। रिवर्सल अकर मतलब जब डाउन ट्रेंड आ रहा है एकदम से रिवर्सल अकर मतलब ट्रेंड बदल गया। डाउन ट्रेंड जो आ रहा था वो ट्रेंड अप ट्रेंड बन गया। एग्जांपल लेकर के दिखाऊं तो निफ्टी 50 की लेकर के दिखाता हूं। ये देखो, पहले बढ़िया अपवर्ड ट्रेंड बन रहा था, अपवर्ड ट्रेंड बना, फिर क्या हुआ, एकदम से डाउन ट्रेंड आ गया। डाउन ट्रेंड आने के बाद फिर अपवर्ड ट्रेंड बन गया। मतलब ये ट्रेंड एकदम से रिवर्स हो गया, रिवर्सल आ गया इसमें। नेक्स्ट, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, डाउ थ्योरी आपको पीछे अच्छी तरह क्लियर हो गई। अब हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ चार्ट। ये बहुत अच्छी तरह सुनना वीडियो, अगर कोई काम करने जा रहे हो वो करके आ जाओ, ये वीडियो मिस मत करना। ये बेस है टेक्निकल एनालिसिस का, ये गढ़ है, ये समझ लिया तो आप सफल हो गए। टाइप्स ऑफ चार्ट, पहला लाइन चार्ट, दूसरा बार चार्ट और तीसरा जैपनीज कैंडलस्टिक।
तो चलिए शुरू करते हैं लाइन चार्ट से। द लाइन चार्ट इज द मोस्ट बेसिक चार्ट टाइप एंड इट uses only one data point to form the chart. When it comes to technical analysis, a line chart is formed by plotting a stock's closing price or an index. A dot is placed for each closing price, a line that connects various dots. जो लाइन चार्ट होता है वो क्या होता है? एक तो वो सिंपल लाइंस बताएगा, ऊपर नीचे ऐसे, बट वो स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस ही बताएगा। सपोज करो आज क्लोज हुआ 500 पे और दूसरा बाद में वो हुआ है 550 फिर 600, ऐसे अलग अलग प्राइस पे वो क्लोज हो रहा है, तो मतलब वो एक क्लोजिंग प्राइस ही बताएगा। आपको एग्जांपल लेकर के दिखाता हूँ, डीमार्ट की एग्जांपल है। हम लेते हैं इधर लाइन चार्ट, ये देखो हमें अब दिख रहा है 23 अप्रैल को कितना बंद हुआ, इधर आपको शो होएगा 23 अप्रैल को 2713 क्लोजिंग प्राइस सिर्फ हमें दिख रहा है और कुछ भी नहीं दिख रहा चार्ट में। नेक्स्ट 26 अप्रैल को 2808, ऊपर जाएंगे तो 11 जून को 3175 और अब कितना बंद हुआ है 9 जुलाई को 3377, तो मतलब ये क्लोजिंग प्राइस सबके दिखाएगा। इफ़ यू आर लुकिंग एट 60-day डाटा देन द लाइन चार्ट इज फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग क्लोजिंग प्राइजेस डॉट फॉर 60 days। 60 दिन का अगर आप पुराना डाटा देखोगे तो ये क्लोजिंग प्राइस उसका दिखाएगा। अब मैं 60 दिन का अगर पुराना लेकर के चल जाऊँ आपको, तो ये उन सभी के क्लोजिंग प्राइस ही रिफ्लेक्ट करेगा। द लाइन चार्ट कैन बी प्लॉट फॉर वेरियस टाइम फ्रेम, नेमली मंथली, वीकली, आरली एक्सेट्रा। So if you want to draw weekly line chart, you can choose weekly closing price of security and other time frames. हमने अभी इधर क्या चूज़ किया है, डेली। हम वीकली करेंगे तो ये वीकली आ गया। अब ये देखो नीचे आ रहा है आपको 12 अक्टूबर, प्राइस कितना था 1984। सिर्फ एक मैं पीछे जाता हूँ, ये एक पीछे गया, 5 अक्टूबर आ गया। आगे कितना था 12 अक्टूबर, पीछे 5 अक्टूबर, मतलब एक हफ्ता हम पीछे आ गए। यहाँ पर शेयर प्राइस कितना था 2057। ऐसे हम वीकली के ऊपर भी जा सकते हैं, देन हम मंथली पर भी जा सकते हैं। यहाँ पर कंपनी शुरू हुई थी 1 मार्च 2017 को, जब इसका शेयर प्राइस 637 था और एक ऊपर कोई इसका मूव आया है, नीचे कोई नहीं, ऊपर कोई एक अपवर्ड ट्रेंड में ही चल रहा है स्टॉक इतनी देर से। ज़्यादातर लोग डेली चार्ट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, द एडवांटेज ऑफ द लाइन चार्ट इज इट्स सिंप्लिसिटी। पहले तो एडवांटेज क्या है लाइन चार्ट का, सिंप्लिसिटी। हम देख सकते हैं कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है। विद वन ग्लैंस द ट्रेडर कैन आइडेंटिफाई द जर्नल ट्रेंड ऑफ द सिक्योरिटी। हाउएवर, पहले तो हमें ट्रेंड क्लियर हो रहा है, हमें डीमार्ट का ट्रेंड क्लियर हो गया था लाइन चार्ट से कि ये ऊपर गए, हमें क्लियर हो रहा है कि एक ऊपर को जा रहा है। इधर थोड़ा कंसोलिडेशन आया, फिर से ऊपर कोई गए, अल्टीमेटली चला गया। लाइन चार्ट मतलब हमें ट्रेंड बता देगा कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है। हाउएवर, द डिसएडवांटेज ऑफ दिस लाइन चार्ट इज ऑल्सो इट्स सिंप्लिसिटी। बिसाइड्स गिविंग एनी एनालिस्ट अ व्यू ऑन द ट्रेंड, द लाइन चार्ट does not provide any additional detail. Plus, the line chart takes into consideration only the closing prices, ignoring open, high and low. For this reason, traders prefer not to use line chart. जो लाइन चार्ट है उसके एडवांटेज तो पता लग गए, ट्रेंड हमें वो दिखाता है। उसकी लिमिटेशन और डिसएडवांटेज भी यही है कि हमें सिर्फ वो ट्रेंड ही दिखाता है, हमें ये नहीं, हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं देता, हमें ये नहीं बताता वो कब ओपन हुआ, कब क्लोज हुआ, कब ओपन हुआ, कब हाई लगाया और कब लो लगाया। हमें जस्ट ये दिखा रहा है कि कितना ऊपर जा रहा है, कितना क्लोजिंग प्राइस है इसका, ये तब इतना क्लोज हुआ, फिर इतना, सिर्फ ये हमें क्लोजिंग प्राइस रिफ्लेक्ट कर रहा है चार्ट पे। नेक्स्ट, ये आपको डायग्राम एक दिख गया लाइन चार्ट का नॉर्मल सा, ये सारे क्लोजिंग प्राइस हैं। बार चार्ट, a bar chart displays all 4 variable: open, high, low and close. The bar has 3 components. बार चार्ट पहले तो वो चीज़ हमें रिफ्लेक्ट करता है जो चारों होती हैं, ओपन, हाई, लो और क्लोज। पहले तो दिखता कैसे, आपको ये भी दिखा देता हूँ। ऐसे दिखता है वो, एक सीधी रेखा और एक राइट को एक लेफ्ट को। ओके,
द सेंट्रल लाइन, पहले हम सेंट्रल लाइन की बात करते हैं. द टॉप ऑफ द बार इंडिकेट्स द हाईएस्ट प्राइस द सिक्योरिटी हैज़ रीच्ड. टॉप पर जो लाइन गई है उसको हम हाईएस्ट प्राइस बोलेंगे, कि जो टॉप पर गई है वो हाईएस्ट प्राइस है पर्टिकुलर डे की स्टॉक की. द बॉटम एंड ऑफ द बार इंडिकेट्स द लोअर प्राइस फॉर द सेम पीरियड. अब जो नीचे वाली लाइन है वो लो बताएगा, जो स्टॉक का पर्टिकुलर किस दिन उसने लो मारा वो ये लो प्राइस दिखाएगा नीचे वाले को. देन लेफ्ट मार्क इंडिकेट्स द ओपन एंड राइट मार्क इंडिकेट्स द क्लोज. जो लेफ्ट वाला होगा ये बताएगा कब ओपन हुआ, राइट वाला बताएगा कब क्लोज हुआ. एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं. ओपन, हाई, लो और क्लोज. ओपन 65 पर हुआ, लेट्स से 65 पर ओपन हुआ, बढ़ता 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 70 पर चला गया, फिर लो उसने मारा 60 का और क्लोजिंग कितना दे करके गया 68 का. इधर ओपन हुआ, फिर ऊपर हाई मारा, फिर लो मारा, फिर क्लोज देकर गया. ऐसा भी हो सकता है ओपन 65 पर हुआ, पहले उसने लो मार दिया अपना 60 का, फिर ऊपर गया 70 तक और फिर क्लोज हुआ 68 तक. तो ऐसे बार चार्ट रिफ्लेक्ट होता है. हम इधर चेक करेंगे. मैं आपको ऑलरेडी साइट बता चुका हूँ in.tradingview.com. ये रहा बार्स. ओके, तो ये हमें दिख रहा है. इस पर्टिकुलर की बात करें तो ओपन किधर हुआ आप बताओ मेरे को खुद. इधर ओपन हुआ, फिर नीचे लो मारा, फिर हाई गया और फिर इधर क्लोज हुआ. आपको दिख रहा है अच्छी तरह. ओपन किधर हुआ था, इधर ओपन हुआ, फिर इधर लो मारा, फिर ऊपर को हाई मारा और फिर इधर क्लोज हो गया. इसको हम बोलते हैं बार चार्ट. नेक्स्ट, जैपनीज कैंडलस्टिक. ये सबसे बेस्ट है. ज़्यादातर क्या मैं बोलूँगा 90% लोग 90% लोग जैपनीज कैंडलस्टिक ही यूज़ करते हैं. बिफोर वी जंप इन, it is worth spending time to understand in brief the history of Japanese candlesticks. As the name suggests, the candlesticks originate from Japan. The earliest use of candlesticks date back to the 18th century by Japanese rice merchant named Homa Munahisa. होमा मुनाहिसा ने ये 18th century में शुरू किया था कैंडलस्टिक को. Through the candlesticks have been in existence for the long time in Japan and probably the oldest form of price analysis. The Western world trader were clueless about it. Western world जो trader थे उनको पता ही नहीं था ये क्या है. It is believed that sometimes around 1980s a trader named Steve Nissen accidentally discovered candlesticks and he introduced the methodology to the rest of the world. He authored उसने एक बुक भी बनाई जिसका नाम था Japanese Candlestick Charting Technique, which is the favorite amongst many trader. अगर आपको कैंडलस्टिक के बारे और भी जानकारी लेनी है तो आप जैपनीज कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक के ऊपर चले जाना, आपको जानकारी मिल जाएगी कैंडलस्टिक कैसे काम करती है. बट मेन ओवरव्यू मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा. मोस्ट ऑफ द कैंडलस्टिक्स पैटर्न स्टिल रिटेन द जापानीज नेम, thus गिविंग एन ओरिएंटल फील टू द टेक्निकल एनालिसिस. तो सबसे पहली बात, जो इनके नाम होते हैं उनका नाम सुन के हमें लगता है कोई इतिहास बन चुका है. इनका नाम क्या था? होमा मुनाहिसा. होमा मुनाहिसा इनका नाम था. आपका और मेरा नाम क्या है? हम इंडियंस के नाम क्या होते हैं? नॉर्मल, रणवीर, सुरेश, मुकेश, ऐसे अलग अलग नाम हैं. तो इनके नाम हुमा मुनाहिसा. हमें लगता है कि इनके नाम में ही एक अलग इतिहास छिपा पड़ा है. तो ऐसे ही अपने नाम से कुछ ना कुछ जोड़ करके जो चीज़ बनाते हैं उसको अपना नाम दे देते हैं. अब डाउ थ्योरी वाले चार्ल्स एच डाउ, उनकी जो कास्ट थी वो डाउ थी, तो वैसे ही डाउ थ्योरी का नाम उधर से पड़ गया था. हम स्टडी करते हैं अब कैंडलस्टिक एनाटॉमी. While in a bar chart, the open and close prices are shown by a tick on the left and the right side of bar respectively. However, in the candlesticks,
द ओपन एंड क्लोज प्राइस आर डिस्प्लेड बाय अ रेक्टेंगुलर बॉडी। जो बार चार्ट था उसका एक टिक के ऊपर दिख रहा था हमें, हमने चेक किया अभी, एक टिक पर हमें दिख रहा था बार चार्ट का। बट जो कैंडलस्टिक है वो एक रेक्टेंगुलर बॉडी की फॉर्म में होती है। इन कैंडलस्टिक चार्ट कैंडल्स कैन बी क्लासिफाइड एज बुलिश और बेयरिश कैंडल, यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय ब्लू, ग्रीन और वाइट एंड रेड और ब्लैक कैंडल्स। Needless to say, the colors can be customized to any color of your choice. The technical analysis software allow you to do this. This module has opted for the blue and red combination to represent bullish and bearish candle respectively. पहले तो जो कैंडलस्टिक होती है हम अपने हिसाब से उसको कलर उसका चेंज कर सकते हैं। आपको पहले दिखाता हूँ मैं, बार पर गए, हमने कैंडल्स चूज़ की, ऐसे कैंडलस्टिक दिखती हैं। फ़िलहाल मैंने ग्रीन और रेड चूज़ की है। किस लिए की है? क्योंकि ग्रीन क्या हमें बताता है कि कोई चीज़ ऊपर जा रही है, रेड हमें बताता है कि कोई चीज़ नीचे आ रही है। हम इसको अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं अगर हमारा सॉफ्टवेयर अलाउ करता है। आप किस सॉफ्टवेयर के ऊपर जाके आप चेक करते हो वो मेन इंपॉर्टेंट है। मैं तो IN.trading के ऊपर जा कर के चेक करता हूँ। अब अगर मैं चेंज करना चाहूँ ग्रीन कलर तो मैं कैसे करूँगा? इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा, जो बॉडी है इसको लेट्स से येलो कर देता हूँ। सारे ये येलो कलर के हो गए, येलो और ग्रीन। अब मैं वापस से रेड करना चाहता हूँ, ये मैंने रेड कर दिया। तो ऐसे मैं कलर्स चेंज भी कर सकता हूँ अपने दिल के अकॉर्डिंग। जो मेरा दिल चाहे तो मैं ऐसे कलर चेंज कर सकता हूँ। जो आपको अच्छा लगे आप मनपसंद कलर रख सकते हो। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम। मेन जैसे मैंने कहा ज़्यादातर ग्रीन और रेड ही चलता है। लेट अस लुक एट द बुलिश कैंडल। द कैंडलस्टिक लाइक अ बार चार्ट इज मेड ऑफ 3 components. The center real body. The real body rectangular connects the opening and closing price. जो सेंट्रल रियल बॉडी है इसकी वो क्या कनेक्ट करती है? ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस को। मतलब जो ये देखो आपको रेक्टेंगल में दिख रहा है, ये रेक्टेंगल जो नीचे वाला है मतलब यहाँ पर ओपन हुआ था, इस जगह पर स्टॉक आज के दिन पे ओपन हुआ था और इस जगह क्लोज हुआ था। अपर शैडो कनेक्ट्स द हाई पॉइंट टू द क्लोज, लोअर शैडो कनेक्ट्स द लो पॉइंट टू द ओपन। जो नीचे वाला है वो हमें लो बता देता है। जो एक डंडी नीचे को ऐसे जा रही है, जो एक लाइन नीचे को जा रही है, ये पॉइंट हमें लो बताएगा। और जो टॉप पर ये जो पॉइंट है ये हमें हाई बताएगा। मतलब यहाँ पर स्टॉक खुला 100 रुपये पे खुला, ये नीचे आया 95 पर, फिर ऊपर चला गया 115 पर और बंद हुआ 110 पर। अब बेरिश भी चेक कर लेते हैं। ओपन हुआ, पहले बता देता हूँ, ओपन ये कैंडल है। बियरिश के लिए मतलब जब नीचे को स्टॉक आता है तब वो रेड कैंडल बनती है, ऊपर को जाता है तो ग्रीन कैंडल बनती है। ओपन वाला ये ऊपर वाला बन जाएगा, क्लोज वाला नीचे वाली बॉडी बन जाएगी, हाई टॉप पर है ये वाला और लो ये वाला है। अब स्टॉक 100 रुपये पर खुला, स्टॉक 100 रुपये पर खुलने के बाद ऊपर चला गया 105 पे, पर एकदम से नीचे गिर गया 90 पर आ गया और क्लोज कितना दे करके गया 93 का। तो ऐसे बुलिश और बियरिश कैंडल काम करती है। इधर जाएंगे तो ये चेक करेंगे, ऊपर आपके पास ये डाटा आएगा, आप चेक करना ओपन मतलब कब ओपन हुआ, हाई, लो और क्लोज। ये कैंडल देखते हैं। ओपन कितने पर हुआ? 3328, 3328 पर ओपन हुआ, इधर ओपन हुआ, फिर ये हाई गया 3408, 3408 पर इसने हाई मारा, फिर इसने लो कितना मारा 3320, मतलब 3320 पर इसने ये देखो इधर लो मारा इसने 3320 पे। क्लोज कितना दे करके गया 3373, इधर ये क्लोज दे करके गया। ये ग्रीन कैंडल हमें क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं रेड कैंडल की ओर। ये रहा रेड कैंडल। ओपन कितने पर हुई? 3359, 3359 पर ओपन हुई। हाई कितना मारा? 3396 पर हाई मारा। लो मतलब नीचे गिर गया, कितना गिरा 3275 पर लो मारा और क्लोज दे करके गया 3310 पर। ऐसे ग्रीन और रेड कैंडल काम करती हैं। नोट ऑन टाइम फ्रेम। अ टाइम फ्रेम इज डिफाइंड एज द टाइम ड्यूरेशन ड्यूरिंग विच
one chooses to study a particular chart. Some of the popular time frame that technical analysts use are monthly, weekly, daily or intraday chart such as 60 minute, 30 minutes, 15 minutes और 5 minutes. तो हम इधर जाएंगे 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, 1 से 4 घंटे, एक दिन, एक हफ्ता और एक महीना, जिस टाइम फ्रेम पर हम जाना चाहें उधर जा कर के हम आराम से देख सकते हैं. 1 घंटा जाना चाहें तो देखते हैं. ये आपको नीचे दिख रहा है, ये आप इधर चेक करना, इधर आपको आएगा. अभी 10 बज रहे हैं. नेक्स्ट 11, 12, 1, 2 और 3, ऐसे 1 घंटे के टाइम फ्रेम में. अगर आगे देखें तो 30 मिनट्स के ऐसे आ जाएगा. 12 बज गए, 12:30, 1 बज गया, 1:30 बज गया, ऐसे 30 मिनट्स का होगा. वीकली पर जाएंगे तो 26 अप्रैल, देन 3 मई, देन 10 मई. और लास्ट मंथ पर जाएंगे तो 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, हर एक महीना आगे बढ़ता रहेगा. डेली पर जाएंगे तो हर दिन मूव करता रहेगा. तो ऐसे अलग अलग टाइम फ्रेम पर जाकर के आपको पता चल जाएगा कि स्टॉक इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पर कितना मूव किया है, कहाँ मूव किया है, ऊपर किया है, नीचे किया है. ये आपको पर्टिकुलर टाइम फ्रेम चार्ट पर आपको जाना है और इधर से सिलेक्ट करना है. अगर आपको अलग अलग चार्ट सेलेक्ट करने हैं, लाइन चार्ट ये रहा, बार चार्ट ये रहा और कैंडल ये रहा. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज सपोर्ट? The support level is a price point on the chart where forces of demand exceed the forces of supply and the demand is strong enough to stop the stock prices from falling any further. Support level क्या होता है? Support किसे कहते हैं हम? जब एक जगह से कोई शेयर प्राइस नीचे ना आए, मतलब जब भी उसको नीचे जाए फिर ऊपर चले जाए, नीचे आए फिर ऊपर चले जाए, मतलब डिमांड इसकी जो उसकी डिमांड है सप्लाई से ज़्यादा हो, जो डिमांड इतनी स्ट्रांग हो उसको नीचे गिरने ना दे. एग्जांपल लेकर के चलते हैं, इधर आपको ज़्यादा अच्छी तरह क्लियर होगा. आईटीसी का सपोर्ट की बात करेंगे, मतलब हम ये देखेंगे रेखा को कि जब इधर टच करता है फिर ऊपर कैसे जाता है. अब आप ये चीज़ देखो, इसके नीचे शेयर प्राइस आ नहीं रहा. मैं एक लाइन खींच देता हूँ. इसके नीचे शेयर प्राइस नहीं गिर रहा, मतलब ये इसकी अहम सपोर्ट है. एक बार इसने ट्राई किया था इस पर, ये एक हम देखते हैं कौन सी लाइन है, 199. ये इधर आपको आ जाएगा 199.60 के अराउंड. और इधर देखते हैं कितना लो मारा, ये कैंडल ने कितना लो मारा, कितना ऊपर लो मारा, 196.90. बट क्लोज फिर ऊपर देकर के गया 203 पर. मतलब ये जो सपोर्ट है वो अच्छी सपोर्ट है, जो डिमांड है वो अच्छी डिमांड है एज़ कम्पेयर टू सप्लाई. ये जो लाइन है इससे जब भी टच करता है स्टॉक ऊपर को चले जाता है. फिर टच करने के आसपास है, चांसेस तो यही है कि ये ऊपर को वापस से फिर चला जाएगा. नेक्स्ट, व्हाट इज रेजिस्टेंस? द रेजिस्टेंस लेवल इज अ प्राइस पॉइंट ऑन द चार्ट वेयर फोर्सेज ऑफ सप्लाई एक्सीड फोर्सेज ऑफ डिमांड, causing stock price to turn lower as there are more sellers than buyers in the market for same stock. अब रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? जब फोर्सेस ऑफ सप्लाई, मतलब जो सप्लाई कर रहे हैं, जो बेच रहे हैं, उनकी ज़्यादा पावर है एज़ कम्पेयर टू डिमांड. जो ज़्यादा बेच रहे हैं उसकी डिमांड जो कर रहे हैं उनसे ज़्यादा उनकी पावर है, मतलब सेलर ज़्यादा है, बायर कम है, तो उसको हम एक रेजिस्टेंस कहेंगे. मतलब जब भी कोई शेयर प्राइस ऊपर जाता है उसको टच करके नीचे आ जाता है, ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है. इधर चेक करेंगे, ऊपर पहले ऊपर गया फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आ गया. ये जितनी भी ट्राई करेगा ऊपर जाने की फिर अल्टीमेटली नीचे आ जाता है. इधर हम प्रॉपरली चार्ट पर स्टडी करें तो इधर देखते हैं हम. ओके, सो ये रहा एक. इसके आसपास हम चेक करते हैं. ये देखो आप, जब भी शेयर अपनी ताकत लगा रहा है ऊपर जाने के लिए, जब भी कोई ऊपर को जा रहा है फिर नीचे आ रहा है. ये इसने हाई कितना मारा, 198 का. हमारी लाइन कितनी है, 278 के आसपास. इसने हाई कितना मारा, सॉरी 206 का मारा, 198 का क्लोज दिया इसने.
इधर आपको दिख रहा होगा हाई कितना मारा 206.20 का, फिर नीचे को गिर गया, फिर ऊपर को गया, हाई कितना मारा 209, मतलब जो लाइन उसको क्रॉस कर दिया, बट फिर नीचे आ गया, फिर नीचे आकर के गिर गया, फिर ऊपर गया, हाई मारा बट क्लोज, फिर नीचे ही दिया उसने। रेजिस्टेंस का ये एक और आ गया, हाई मारा, ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, और फिर अल्टीमेटली स्टॉक नीचे को गिर गया। रेजिस्टेंस मतलब जब एक लाइन के ऊपर स्टॉक ट्रेड करना बंद कर दे, एक लंबी लाइन है, ऐसी लाइन है जिसके ऊपर स्टॉक ट्रेड करना बंद कर दे, वो और नीचे गिरना शुरू हो जाए, उसको टच करे फिर नीचे आ जाए, टच करे फिर नीचे आ जाए, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। और सपोर्ट किसे बोलते हैं, जब भी किसी लाइन के ऊपर चले जाए, नीचे करके फिर ऊपर चले जाए, उसको बोलते हैं हम सपोर्ट। आपको सारे टॉपिक क्लियर हो गए, अच्छी तरह क्लियर हो गए। अब आपका क्या काम है, जितने भी चार्ट हैं आज जो भी मैंने समझाया, पहले तो मैं आपको बता दूं एक दिन में कोई भी भगवान नहीं बनता, तो आपको हर दिन ये चार्ट ट्राई करने हैं, अलग अलग स्टॉक पर करने हैं, फिर आपको देखना है बार चार्ट, लाइन चार्ट, कैंडल स्टिक कैसे काम करती हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, और जो उसका हाई लो क्लोज ओपन, ये सब चीज़ें आपको चेक करनी है। डाउ थ्योरी आपको अच्छे से पढ़नी है, और जो भी आपको मैं दिखाता हूँ शेयर प्राइस ये कितना बड़ा है, कोई सेक्टर कितना चला है, ये अपवर्ड ट्रेंड में था, ये डाउनवर्ड ट्रेंड में था, ये सब आपको अच्छी तरह देखना है। तो आपका होमवर्क यही है। तो चलिए अलविदा लेता हूँ। थैंक यू एवरीवन, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।